नमस्कार। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2025 और आज की हमारी ये विशेष चर्चा सिविल सेवा के उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जी, हमारे पास दिसंबर 2025 के कुछ बहुत ज़रूरी विषय हैं जो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ खबरों पर बात नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे-छोटे नियम, परिभाषाएं और संस्थागत ढांचे देश पर बड़ा असर डालते हैं। चाहे वो जंगल की एक परिभाषा हो, लोन की कोई श्रेणी या फिर रक्षा सौदों के लिए बनी एक समिति। हाँ, तो आज हम पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, रक्षा और विज्ञान से जुड़े ऐसे ही 5 मुद्दों की गहराई में उतरेंगे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय से। ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर ले जाता है जो अरावली रेंज से जुड़ा है। और इसमें वन शब्द की परिभाषा पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो ये पूरा मामला क्या है और इसमें एक शब्द वन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ये वाकई एक दिलचस्प मामला है क्योंकि ये दिखाता है कि कानून में एक शब्द की व्याख्या के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मुद्दा जुड़ा है 1996 के एक ऐतिहासिक केस से, टी.एन. गोदावरमन केस के नाम से जाना जाता है। जी, गोदावरमन केस। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन का मतलब सिर्फ वो नहीं होगा जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। अच्छा, बल्कि इसका मतलब उसके शब्दकोश के अर्थ से लिया जाएगा। अच्छा, यानी अगर कोई जमीन सरकारी दस्तावेज में जंगल नहीं भी है, लेकिन असल में वहां जंगल जैसा माहौल है, घने पेड़ हैं, तो उसे भी कानून की नजर में जंगल ही माना जाएगा। बिल्कुल, यही इस फैसले का सार है। इसका मतलब है कि कानून का दायरा बहुत व्यापक हो गया। तो ये सिर्फ अधिसूचित वनों तक सीमित नहीं रहा। जी नहीं, कोई भी जमीन जो जंगल जैसी दिखती है वो जंगल है। इसलिए ये धारणा कि ये कानून सिर्फ सरकारी तौर पर घोषित वनों पर लागू होता है वो पूरी तरह गलत है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह तय करना तो मुश्किल होता होगा कि कौन सी जगह जंगल जैसी दिखती है। इसका कोई पैमाना तो होगा? हाँ, होता है। जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण FSI अपनी रिपोर्ट में वनों को वर्गीकृत करता है। किस आधार पर होता है? हाँ, उसके लिए एक वैज्ञानिक पैमाना है। FSI सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करता है और कैनोपी घनत्व के आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटता है। कैनोपी घनत्व? जी, पेड़ों के फैलाव और घनत्व के आधार पर। पहला, बहुत घने वन, जहां कैनोपी घनत्व 70% से ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा, मध्यम घने वन, 40 से 70% के बीच। और तीसरा, खुले वन, जहां यह 10 से 40% के बीच होता है। समझ गया। और अरावली की बात करें तो इसका पारिस्थितिक महत्व तो सिर्फ पेड़ों से कहीं ज्यादा है। इसे अक्सर थार मरुस्थल का अवरोधक कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? अरावली रेंज एक, आप कह सकती हैं, एक प्राकृतिक दीवार की तरह है। दीवार? हाँ, ये पश्चिम में थार के रेगिस्तान और पूर्व में गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच खड़ी है। ये रेगिस्तान की गर्म हवाओं और रेत को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। अच्छा, इसीलिए हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका मरुस्थलीकरण से बचा हुआ है। बिल्कुल, और ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वाटर रिचार्ज जोन भी है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे वन की एक परिभाषा पर्यावरण और लाखों लोगों के जीवन पर असर डालती है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी GNPA अनुपात 2.1% पर आ गया है। ये कई दशकों में सबसे कम है। ये तो अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। पर ये NPA होता क्या है और ये इतना कम कैसे हो गया है? ये बैंकिंग सेक्टर के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। NPA या गैर निष्पादित संपत्ति, सीधे शब्दों में कहें तो वो लोन है जिसकी किस्त या मूलधन 90 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं चुकाया गया हो। मतलब बुरा लोन? हाँ, एक बुरा लोन जिससे बैंक को कोई आमदनी नहीं हो रही। GNPA अनुपात का कम होना ये दिखाता है कि बैंकों की सेहत सुधर रही है। और इसके पीछे कोई खास वजह? एक बड़ा कारण सरकार का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मतलब IBC है। इसने कर्ज वसूलने की प्रक्रिया को बहुत तेज और प्रभावी बनाया है। इसी रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन अकाउंट्स यानी SMA का भी जिक्र है। ये NPA से कैसे अलग है? क्या ये एक तरह की चेतावनी है? आपने बिल्कुल सही समझा। SMA को आप मरीज के हल्के बुखार की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। अभी वो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, लेकिन ये एक चेतावनी है कि अगर ध्यान नहीं दिया
तो हालत बिगड़ सकती है, वो आईसीयू यानी एनपीए में पहुंच सकता है। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बिल्कुल, ये उन खातों की पहचान करता है जहां अभी सिर्फ एक दिन की भी देरी हुई हो। तो इसके भी अलग-अलग स्तर होते होंगे, जैसे बुखार 99 डिग्री है या 101? हाँ, और यहीं पर अक्सर उम्मीदवार गलती कर जाते हैं। आरबीआई ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। क्या है वो श्रेणियां? SMA 0, जब किस्त चुकाने में 1 से 30 दिन की देरी हो, ये पहली घंटी है। ठीक है, 1 से 30 दिन। फिर है SMA 1, जब देरी 31 से 60 दिनों की हो, अब स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है। और फिर SMA 2, जब देरी 61 से 90 दिनों की हो, ये एनपीए बनने से ठीक पहले की आखिरी चेतावनी है, और जैसे ही 91वां दिन होता है, वो खाता एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो एक तरफ बैंकों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, जो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं देश की बाहरी सुरक्षा की। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। करीब 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जी, इसमें आकाश मिसाइल और पिनाका लॉन्चर जैसे स्वदेशी सिस्टम भी शामिल हैं। तो ये DAC है क्या, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद रक्षा मंत्रालय में पूंजीगत खरीद से जुड़े सभी बड़े फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था। जी, इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध के बाद बनी एक समिति की सिफारिशों पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा खरीद प्रक्रिया में होने वाली देरी को खत्म करना है। अच्छा, यहाँ पर एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। मुझे भी पहले यही लगता था कि इतने बड़े रक्षा सौदों की कमेटी के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, पर ऐसा है नहीं, है ना? नहीं, और ये परीक्षा के नजरिए से एक बहुत जरूरी तथ्य है। ये एक आम गलतफहमी है। तो कौन करता है अध्यक्ष? DAC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री करते हैं। अच्छा। और इसके सदस्यों में रक्षा सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। तो ये एक तरह का गेटकीपर है, जो सुनिश्चित करता है कि सेनाओं की मांगें और देश का बजट दोनों में संतुलन बना रहे। आप कह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या AON। इसका क्या मतलब है? ON या आवश्यकता की स्वीकृति किसी भी रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहला कदम। हाँ, जब DAC किसी हथियार के लिए ON जारी करती है, तो इसका मतलब है कि उसने सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया है कि सशस्त्र बलों को इसकी वाकई में जरूरत है। तो ये एक तरह से हरी झंडी है। बिल्कुल। ON मिलने के बाद ही खरीद की औपचारिक प्रक्रिया जैसे टेंडर जारी करना शुरू होती है। तो रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, और यही आत्मनिर्भरता हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, खासकर वैक्सीन निर्माण में। जी। चलिए, रेबीज के टीके के उदाहरण से इसे समझते हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही डर लगता है। कहा जाता है कि लक्षण दिखने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। ये इतनी खतरनाक क्यों है? ये इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि रेबीज वायरस सीधे हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र मतलब दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है। और हाँ, ये बात सच है कि एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो ये लगभग 100% घातक होती है। इसीलिए जानवर के काटने के तुरंत बाद इलाज शुरू करना सबसे जरूरी है। तो इसका जो टीका लगता है वो काम कैसे करता है? क्या उसमें भी बीमारी का जिंदा वायरस होता है? यही एक बड़ा वैज्ञानिक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। आधुनिक मानव रेबीज के टीके मतलब भारत में जो टीके बनते हैं वो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होते हैं। इनएक्टिवेटेड मतलब इनमें मृत वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। ये मृत वायरस शरीर में जाकर बीमारी तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को असली वायरस से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। अच्छा, तो इसमें जीवित वायरस का इस्तेमाल नहीं होता? जी नहीं, सुरक्षा कारणों से नहीं किया जाता। लेख में इम्यूनोग्लोबुलिन का भी जिक्र है जो टीके के साथ दिया जाता है। ये क्या चीज है? ये इलाज की एक बहुत ही कारगर दोहरी रणनीति का हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, टीका शरीर को एंटीबॉडी बनाना सिखाता है, पर इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगते हैं। और हमें तत्काल सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल। रेबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन यानी RIG में पहले से तैयार एंटीबॉडीज होती हैं। इन्हें सीधे घाव वाली जगह पर इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये फौरन वायरस को बेअसर करना शुरू कर दें। तो RIG एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जो तत्काल पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। एकदम सही। और टीका हमारी अपनी सेना
यानी एक्टिव इम्यूनिटी तैयार करता है जो लंबे समय तक सुरक्षा देती है। बहुत दिलचस्प। अब वैक्सीन का उत्पादन भी तो मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि देश के पूरे औद्योगिक उत्पादन का स्वास्थ्य कैसा है। IIP की बात करते हैं। जी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़े आए हैं। नवंबर में औद्योगिक विकास दर 6.7% रही। इस IIP को कौन जारी करता है और इसका मतलब क्या है? IIP को हर महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करता है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। और ये बताता क्या है? आसान शब्दों में ये बताता है कि देश के कारखानों में उत्पादन घटा है या बढ़ा है। इसका आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या है? मुझे याद है कि पहले ये 2004-05 हुआ करता था। नहीं, और ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जहां गलती की गुंजाइश रहती है। IIP के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। 2011-12। जी, आधार वर्ष को समय समय पर बदलना जरूरी है ताकि सूचकांक अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना को सही ढंग से दर्शा सके। और इसमें 8 प्रमुख उद्योगों मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज की बहुत बात होती है। इनका इस सूचकांक में कितना वजन है? इन 8 प्रमुख उद्योगों का बहुत ज्यादा महत्व है। ये है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी। अब बिल्कुल कह सकते हैं। IIP में शामिल सभी वस्तुओं के कुल भार का लगभग 40.27% हिस्सा इन्हीं 8 उद्योगों का है। लगभग आधा। हाँ, इसलिए अगर इन उद्योगों में तेजी या मंदी आती है तो उसका सीधा और बड़ा असर पूरे IIP के आंकड़े पर पड़ता है। तो जो पिनाका लॉन्चर और आकाश मिसाइल बन रहे हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाला स्टील और उन्हें बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाली बिजली भी तो इन्हीं कोर इंडस्ट्री से आती होगी। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रक्षा उत्पादन से लेकर सड़क निर्माण तक हर जगह इन कोर उद्योगों की भूमिका है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे कानून की किताबों और सरकारी रिपोर्टों में लिखे गए कुछ शब्द हमारी दुनिया को आकार देते हैं। गोदावरमन मामले में वन की व्यापक परिभाषा ने अरावली को बचाने का एक नया रास्ता खोला। और बैंकिंग में NPA और SMA के बीच के बारीक अंतर ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली दी। हमने ये भी समझा कि रक्षा खरीद में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली DAC कैसे काम करती है और रेबीज की टीके की दोहरी रणनीति कैसे जान बचाती है। और IIP का 2011-12 का आधार वर्ष और 8 प्रमुख उद्योग हमें अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर कैसे दिखाते हैं। ये सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं वाले हैं। क्या? एक तरफ हमारे पास IIP के आंकड़े हैं जो औद्योगिक विकास की जरूरत को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ अरावली का मामला है जो पर्यावरण संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। विकास बनाम पर्यावरण की बहस। जी, एक सिविल सेवक के तौर पर विकास और पर्यावरण के बीच इस नाजुक संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी विकास की राह कैसे चुनें जो टिकाऊ भी हो और समावेशी भी।